Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen and today we are going to study about hysteresis loop. Hysteresis loop जैसे कि लास्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन जो है वो मटेरियल्स की होती है। फेरोमैग्नेट मटेरियल्स के लिए हमने देखा और उसमें सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स को देखा कि आयरन जो है वो आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है क्योंकि वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। उसके अलावा जो है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स की भी बात की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो कि स्टील होते हैं जो बहुत मुश्किल से मैग्नेटाइज और फिर मुश्किल से डीमैग्नेटाइज होते हैं। अब ये जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का जो प्रोसेस है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर, उनको देखते हुए ये हिस्टेरेसिस लूप जो है ये बेसिकली एक ग्राफिकल पिक्चर है। ये ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में। जैसे कि ये भी नेक्स्ट पेज पे भी आप देखेंगे कि दिस इज़ द ग्राफ बिटवीन करंट जो है वो आप अलोंग द एक्स एक्सिस लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो है बी वो अलोंग द वाई एक्सिस जो है वो आप कंसीडर करते हैं। तो ये बेसिकली एक ग्राफिकल पिक्चर है। दिस इज़ द ग्राफिकल आउटपुट बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। करंट और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में कैसा रिलेशन बनता है और इस रिलेशन को आप ऑसिलोस्कोप के अंदर हाई लेवल लैब्स में जब आप काम करते हैं तो फिर आप ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन और इसका ये जो ग्राफिकल प्लॉट है ये आप इसको प्लॉट करते हैं ऑसिलोस्कोप के ऊपर। आप इसकी ये पिक्चर देखते हैं और इसमें फिर डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या वैल्यू है इस सी प्राइम पर, ए पर, आर पर, सी पर, इन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ किस तरह से वेरी करती हैं, ये बेसिकली हिस्टेरेसिस लूप जो है वो बनाता है। तो स्टार्ट से हम देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि व्हाट इज हिस्टेरेसिस लूप। सो टू इन्वेस्टिगेट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अ बार ऑफ दैट मटेरियल सच एज आयरन इज प्लेस्ड इन एन अल्टरनेटिंग करंट सोलिनॉइड। चूंकि मैंने आपको कहा था कि आयरन जो है वो एक अच्छा जो है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, बहुत जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है, इसलिए हम जो मैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हैं वो आयरन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। और वो आपके पास उसको हमने अल्टरनेटिंग करंट जो है सोलिनॉइड उसके अंदर उसको हमने रख दिया है। तो हमने एक बार मैग्नेट लिया है और when the alternating current is at its positive peak value it fully magnetizes the specimen in one direction, and when the current is at its negative peak it fully magnetizes it in the opposite direction। और इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स दोनों तरफ पे, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट है वो पॉजिटिव पीक पे भी जाएगी, नेगेटिव पीक पर भी जाएगी, तो उस पॉजिटिव साइड पे भी मैग्नेटाइजेशन होगी और फिर अगर वो नेगेटिव पीक पर जाती है तो उसकी वजह से नेगेटिव साइड पर भी मैग्नेटाइजेशन को आप देखेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये उन्होंने यही बात उन्होंने बताया था, एन अल्टरनेटिव करंट चेंजेस फ्रॉम इट्स पॉजिटिव पीक वैल्यू टू इट्स नेगेटिव पीक वैल्यू एंड देन बैक टू इट्स पॉजिटिव पीक वैल्यू, द स्पेसिमेन अंडरगोज अ कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन भी उसके साथ साथ वेरी करती जाएगी। जब करंट पॉजिटिव पीक वैल्यू पे पहुंचेगी, इस तरह से होती है ना आपकी अल्टरनेटिंग करंट ऐसे, तो यानी जब ये करंट पॉजिटिव पीक वैल्यू पे जाएगी तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो पॉजिटिव साइड पर, एक साइड पर यानी क्लॉकवाइज अगर मैग्नेटाइजेशन हो रही है, तो उसके बाद जब करंट जो है वो अल्टरनेट करके नेगेटिव पीक वैल्यू पे आ जाएगी तो आपकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी सेकंड साइड पर होगी। तो इस तरह से वो पॉजिटिव से दोबारा नेगेटिव से दोबारा पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, जब जो वेरी करती जाएगी करंट, अल्टरनेटिंग करंट जो है वो इस तरह से वेरी करती जाएगी तो आपकी मैग्नेटाइजेशन भी जो है वो उसके साथ साथ वेरी करेगी। तो वो जो स्पेसिमेन है वो कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन को शो करेगा पॉजिटिव साइड पर भी और नेगेटिव स्केल की तरफ भी। सो द फ्लक्स डेंसिटी वर्सेस द मैग्नेटाइजेशन करंट ऑफ द स्पेसिमेन फॉर द वेरियस वैल्यूज ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ द सोलिनॉइड इज प्लॉटेड बाय सीआरओ। सीआरओ वही जो मैं आपको सीलोस्कोप कह रही हूँ, कैथोड रे सीलोस्कोप के ऊपर आप उसके उस स्पेसिमेन का, हमने आयरन कंसीडर किया, यहाँ पे आयरन की एक बार कंसीडर की है, तो आप उस स्पेसिमेन का जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड और करंट का जो है वो प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि इन्होंने ये मैंने आपको बताई थी कि नेक्स्ट फिगर में उन्होंने दिखाया कि ये दिस इज द ग्राफ बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट जैसे जैसे वेरी करेगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट को वाई एक्सिस पे हम कंसीडर करते हैं ना, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, इसलिए करंट शुड बी टेकन अलोंग एक्स एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड शुड बी टेकन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब जैसे जैसे करंट जो है वो वेरी करेगी उस तरह से आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी जो है वो वेरी कर रहा है और इस तरह से क्लोज लूप बन जाएगा इस तरह से। इट्स मेन फीचर, इस प्लॉट के जो मेन फीचर है, सबसे पहले हिस्टेरेसिस, सैचुरेशन, थर्ड पे आ जाती है रेमनेंस और रिटेंटिविटी और फोर्थ पे कोरेसिविटी। अब हिस्टेरेसिस जो है
ओ से लेकर ए पॉइंट तक, ए पॉइंट सबसे पहले आएगा। सो द पोर्शन ओ टू ए ऑफ द कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन द मैग्नेटाइजिंग करंट आई इज इंक्रीज्ड एंड ए आर इज द पोर्शन व्हेन द करंट इज डिक्रीज्ड। और ए से लेके आर तक जो है वो करंट डिक्रीज हो रही है। तो हिस्टेरेसिस में ओ से लेके ए तक उसकी सैचुरेशन आएगी, यानी मैक्सिमम करंट फ्लो कर देगी। और उसके बाद जो है आपकी जब करंट डिक्रीज होगी, पहले करंट इंक्रीज कर रही थी और ए के बाद वो डिक्रीज करने लग गई आर तक। सो ए से लेके आर तक जो है वो पोर्शन है जब करंट आपकी डिक्रीज कर रही है। इट मे बी नोटेड दैट द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द करंट इज ऑलवेज ग्रेटर व्हेन द करंट इज डिक्रीजिंग देन व्हेन इट इज इंक्रीजिंग। अब आप देखें जब ये इंक्रीज कर रही थी वैल्यू ऑफ द ओ से लेके ए तक, तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी, उसके बाद जब वो डिक्रीज करने लग गई ए से लेके आर तक, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी किस तरफ आ गई है, थोड़ी सी डिक्रीज। पहले ए तक मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू थी उससे थोड़ी सी डिक्रीज आई है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको बी को ही कह रहे हैं, फ्लक्स डेंसिटी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वो हम बी को ही, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं आप उसको, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। तो वो भी ऑलवेज ग्रेटर व्हेन द करंट इज डिक्रीजिंग, उसकी वैल्यू जो है वो बड़ी ही है, पॉजिटिव साइड पर ही है अभी बी की वैल्यू। हालांकि करंट जो है वो पीछे की तरफ आ रही है और आर पे आके करंट आप देख रहे हैं कि जीरो हो गई है। ठीक है, यानी जब ए से लेके आर पे आई है करंट, तो करंट की वैल्यू जीरो हो गई है एट आर। लेकिन उस वक्त भी अभी भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो मौजूद है। मैग्नेटिक फील्ड फौरी तौर पे जीरो नहीं हुआ, चाहे करंट जीरो हो गई है एट आर, बट मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल प्रेजेंट हियर। ठीक है, सो वो हमेशा करंट चाहे डिक्रीज भी हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अभी तक ज़्यादा वैल्यू है। दैट इज मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटिक करंट। इसका मतलब है मैग्नेटिज्म जो है वो पीछे है मैग्नेटिक करंट से। करंट, दिस फिनोमिनन इज नोन एज हिस्टेरेसिस। ये जो फिनोमिनन है कि मैग्नेटिज्म जो है वो लैग बिहाइंड कर रही है मैग्नेटिक करंट के। मैग्नेटिक करंट पहले आगे है उससे, और उसके मुकाबले में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पीछे है। यानी करंट जो है वो देखें ओ से लेके ए तक करंट की वैल्यू जो है वो उससे आगे है, और जब करंट डिक्रीज होती है और डिक्रीज होकर जीरो हो जाती है, तो आर पर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए से लेके आर तक जो है वो करंट डिक्रीज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्टिल जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिज्म जो है वो पीछे है, मैग्नेटिक फील्ड पीछे है करंट के। इस फिनोमेनन को हम हिस्टेरेसिस कहते हैं। ठीक है, अब इस हिस्टेरेसिस की, ये तो हमने हिस्टेरेसिस की डेफिनेशन देख ली। सैचुरेशन क्या है, सेकंड पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट है ओ से लेके ए तक। ए तक मैंने आपको कहा था वो पॉइंट आ रहा है जहाँ पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। So the magnetic flux density increases from zero and reaches its maximum value. At this stage, the material is said to be magnetically saturated. और ये जो A पॉइंट है, इस पे जिस पे करंट भी मैक्सिमम है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड की भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इस A पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे, जिस पे करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू है और मैग्नेटिक फील्ड की भी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इस पॉइंट पर, A पॉइंट पर। इसको हम सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे। अब जब पीछे की तरफ जब करंट डिक्रीज करने लग जाएगी और जीरो हो जाएगी एट पॉइंट आर, ये थर्ड पॉइंट है अब आपका रेमेनेंस और रिटेंटिविटी। अब रेमेनेंस और रिटेंटिविटी क्या है कि व्हेन द करंट इज रिड्यूस टू जीरो। अब आप देखें आर के ऊपर, आर वो पॉइंट है, आपने करंट को डिक्रीज करना शुरू किया और आर पे जाके करंट बिल्कुल जीरो हो गई है। अब करंट तो जीरो हो गई है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल प्रेजेंट। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो एट दिस पॉइंट आर। इस पॉइंट को हम रेमेनेंस या रिटेंटिविटी कहेंगे। व्हेन द करंट इज रिड्यूस्ड टू जीरो, द मटेरियल स्टिल रिमेन्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, रिप्रेजेंट बाय द पॉइंट आर ऑन द curve. It is due to the tendency of domains to stay partly in line once they have been aligned. ये इस वजह से है कि जब आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर देखा था कि डोमेन्स एकदम से डीमैग्नेटाइज नहीं हो जाती, चाहे आप करंट को जीरो भी कर देंगे बट इट स्टिल टेक्स सम टाइम टू डीमैग्नेटाइज। तो एकदम से आर वो पॉइंट है जहाँ पे करंट तो आपने जीरो कर दी, लेकिन आपने एकदम उसकी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, लेकिन एकदम से वो मटेरियल फुली डीमैग्नेटाइज नहीं हो जाएगा, अभी तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। इस पॉइंट को हम आर कहते हैं, रिटेंटिविटी पॉइंट। अब आ जाए सी पे। सी कौन सा पॉइंट है? सी इज द कोरेसिविटी पॉइंट। कोरेसिविटी क्या है? टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल, द मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिवर्स्ड एंड इंक्रीज टू रिड्यूस द मैग्नेटाइजेशन टू जीरो। अब आपने रिवर्स करंट आ रही है, सी वो पॉइंट है जहाँ पे करंट आपकी नेगेटिव हो गई है, रिवर्स करंट, करंट इज नेगेटिव, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। करंट नेगेटिव हो गई सी के ऊपर
और उसकी अब आप देखेंगे कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी वो कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज हो गया एट दिस पॉइंट सी, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगी। आप डीमैग्नेटाइज करने के लिए आपने रिवर्स करंट दी है, करंट नेगेटिव हो गई और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिड्यूस होकर जीरो हो गई है। सो ये यहाँ पे आपने उसको रिवर्स करंट करके मैग्नेटाइजेशन को जीरो कर दिया एट दिस पॉइंट सी। दिस इज नोन एज कोरेसिव करंट, और इस करंट को फिर आप कोरेसिव करंट कहते हैं। सी पॉइंट पर जो करंट आती है नेगेटिव करंट, उसको आप कोरेसिव करंट कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय सी ऑन द कर्व। द कोरेसिविटी ऑफ द स्टील इज मोर देन दैट ऑफ द आयरन एज मोर करंट इज नीडेड टू डीमैग्नेटाइज इट। अब आप ये देखेंगे ये नीचे जो है, ये ऊपर जो है वो हिस्टेरेसिस लूप स्टील का, और ये जो नीचे हिस्टेरेसिस लूप आपको नजर आ रहा है ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है। अब ये दोनों में आपको फर्क जो है वो नजर आ रहा है कि स्टील का जो हिस्टेरेसिस लूप है उसके उसके जो विड्थ है वो काफी चौड़ी है, यानी आप वो हिस्टेरेसिस लूप देख रहे हैं कि वो काफी चौड़ा है, उसका एरिया बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू द आयरन। ये इसलिए ऐसा है कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि स्टील को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने के लिए जो है वो काफ़ी टाइम लगता है, वो मुश्किल से मैग्नेटाइज मुश्किल से डीमैग्नेटाइज होता है। इसीलिए उसका ये जो विड्थ है आप देख रहे हैं, और विड्थ की वजह से फिर उसका एरिया भी जो है वो स्टील का के हिस्टेरेसिस लूप का वो काफ़ी बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू द आयरन, क्योंकि आयरन का आप देख रहे हैं ये जो कोरेसिविटी है ये बहुत स्मॉल है, क्योंकि ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज और फिर जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इसी वजह से इसकी विड्थ चूंकि कम है आयरन के हिस्टेरेसिस लूप की, तो उसका एरिया भी स्मॉल है एज कम्पेयर टू द स्टील। तो ये कोरेसिव पॉइंट दोनों के आपने कंपेयर करके देख ली, स्टील का भी देख लिया कोरेसिविटी और आयरन की भी, सॉफ्ट आयरन की भी देख ली है। दोनों में यही फर्क है, वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल था और ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल था। इस वजह से इन दोनों की कोरेसिविटी की वजह से इनका जो विड्थ ऑफ हिस्टेरेसिस लूप है वो चेंज होगी, स्टील की ज़्यादा है और आयरन की कम है। So the corrosivity of the steel is more than that of the iron as more current is needed to demagnetize it. उसे मैग्नेटाइज करने के लिए भी ज़्यादा करंट चाहिए, डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी ज़्यादा करंट चाहिए स्टील को। So once the material is magnetized, its magnetization curve never passes through the origin. Instead it forms the closed loop. ये आप देख सकते हैं ये closed loop बनाता है और वो दोबारा जीरो पे नहीं आता, which is called the hysteresis loop. वो closed loop क्या है, ए पॉइंट और ए के बाद कौन सा पॉइंट आता है, सी के बाद डी के बाद सी प्राइम और सी प्राइम के बाद ए, यानी हमने बीच में अभी आर को मेंशन नहीं किया ना रिटेंटिविटी को, तो ए सी डी सी प्राइम और ए, ये क्लोज लूप जो है ये इस तरह से, चाहे कि आप स्टील का हिस्टेरेसिस लूप कंसिडर कर लें या आप सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरेसिस लूप कंसिडर कर लें, उसमें भी यही पॉइंट्स आते हैं, ए सी डी सी प्राइम और ए, इस तरह से क्लोज लूप बनाता है, इसको हम हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ द लूप, ये जैसे मैंने आपको बताया दोनों के लूप के जो एरियाज हैं उनमें फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है, द एरिया ऑफ द लूप इज़ अ मेजर ऑफ द एनर्जी नीडेड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द स्पेसिमेन ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट। बेसिकली व्हाट इज़ एरिया, एरिया क्या डिटरमाइन करता है, जितना बड़ा, जैसे स्टील का जो हिस्टेरेसिस लूप का एरिया है वो बहुत बड़ा है, आयरन के हिस्टेरेसिस लूप का एरिया स्मॉल है, तो एरिया ये डिटरमाइन करता है कि कितनी एनर्जी की ज़रूरत है उस मटीरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए। स्टील को ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के लिए। आयरन चूँकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है उसे कम ज़रूरत है उसकी एनर्जी की कि वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सके, तो उस हिसाब से आप एरिया ये डिटरमाइन करता है। सो दिस इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू द वर्क अगेंस्ट इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द डोमेन्स। ये वो एनर्जी है जो कि ज़रूरी होती है वो वर्क डन करने के लिए अगेंस्ट इंटरनल फ्रिक्शन। दिस वर्क like all work that is done against friction is dissipated as heat. It is called hysteresis loss. ये जो वर्क है ये तमाम दूसरे वर्क्स की तरह जो कि वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन किए जाते हैं, आपने जितने वर्क डन पढ़े हैं ये वर्क डन भी डेसिपेट होगा, ज़ाया होगा, खारिज होगा, और उस डेसिपेशन को हम हिस्टेरेसिस लॉस का नाम देते हैं। ये जो हिस्टेरेसिस लॉस है इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं कि द एनर्जी, यहाँ से आप हिस्टेरेसिस लॉस को डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू द वर्क डन अगेंस्ट द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द डोमेन्स। दिस वर्क डन लाइक ऑल द वर्क डन दैट इज डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज डेसिपेटेड एज हीट, इट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड से, यहाँ से ये डेफिनेशन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू द वर्क अगेंस्ट इंटरनल फ्रिक्शन इज वर्क डन लाइक ऑल द वर्क डन दैट इज डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज डेसिपेटेड एज हीट, इट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। हिस्टेरेसिस लूप की भी डेफिनेशन हमने ऊपर देखी थी कि हिस्टेरेसिस किसको कहते हैं। ये हिस्टेरेसिस ये जो है आपने ऊपर देखा था कि मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, दिस फिनोमेनन इज नोन एज हिस्टेरेसिस। ये हिस्टेरेसिस की डेफिनेशन
कि व्हाट इज़ हिस्टेरिसिस। उसके बाद एक और डेफिनेशन इसमें हिस्टेरिसिस लूप क्या होता है। यहाँ पे आप ये हिस्टेरिसिस लूप की कर सकते हैं कि वंस द मटेरियल इज मैग्नेटाइज इट्स यहाँ से आप हिस्टेरिसिस लूप की भी डेफिनेशन बता सकते हैं कि वंस द मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड इट्स मैग्नेटाइजेशन कर्व नेवर पासेस थ्रू द ओरिजिन, इंस्टेड इट फॉर्म्स द क्लोज लूप ACDC' विच इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप। ये हिस्टेरिसिस लूप की डेफिनेशन होगी। ठीक है, बाकी बीच में सैचुरेशन कौन सा पॉइंट है, रेमनेंस, रिटेंटिविटी किसे कहते हैं, कोरेसिविटी किसे कहते हैं, ये मैंने आपको साथ साथ बता दी है। एरिया ऑफ द लूप क्या डिटरमाइन करता है, ये एरिया की डेफिनेशन है यहाँ पे, वो क्या डिटरमाइन कर रहा है। और उसके बाद आप हिस्टेरिसिस लॉस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा आई है ये पेपर्स में, तो ये इस पे आपने ज़रा ध्यान करना है। उसके बाद क्या है कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक स्टील, जो आपके हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, कैन नॉट बी ईजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। उसको आप ईजिली मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। तो दे हैव लार्ज लूप एरिया, उसका लूप एरिया बहुत ज़्यादा है, आपको नज़र आ रहा है, एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि आयरन है, उसका लूप एरिया बहुत स्मॉल है, विच कैन बी ईजिली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। सो द एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकिल थस फॉर आयरन इज लेस एज कम्पेयर टू स्टील। इसीलिए यही वजह है कि स्टील की जगह हम ज़्यादातर आयरन को पसंद करते हैं। जब भी हम मैग्नेटाइजेशन की बात करते हैं तो आयरन की बात करते हैं, इसलिए क्योंकि आयरन को ईजिली आप मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, उसका हिस्टेरिसिस लॉस कम है। और जब हिस्टेरिसिस लॉस कम है तो फिर वो अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू द स्टील, जिसका हिस्टेरिसिस लॉस ज़्यादा है, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, लूप एरिया ज़्यादा है, इसलिए उसका लॉस भी ज़्यादा है, तो इसलिए उसको अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं समझा जाता। सो यहाँ पे आप सुटेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स for different purpose can be studied by taking the specimen through a complete cycle and by drawing the hysteresis loop। आप different materials ले सकते हैं, आयरन और स्टील का हमने देखा, ये आप CRO के जरिए से, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के जरिए से आपने आयरन और स्टील के ये हिस्टेरिसिस लूप ड्रॉ किए हैं। इसके बजाय आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कोई और भी ले सकते हैं और उनके स्पेसिमेंस को भी इसी तरीके से अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू पास करा के आप उनका भी ग्राफ प्लॉट करा सकते हैं, हिस्टेरिसिस लूप प्लॉट करा सकते हैं, जैसे आपने इनका प्लॉट कराया है, और उसको CRO पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। So a material with high retentivity and large corrosive force would be more suitable to make a permanent magnet। ऐसा मैग्नेट, जैसे अब ये स्टील है, स्टील का एक फ़ायदा ये है, चूंकि इसमें आपने देखा कि इसकी कोरेसिविटी भी ज़्यादा है, इसकी रिटेंटिविटी भी ज़्यादा है, तो ऐसा मटेरियल जिसकी हाई रिटेंटिविटी हो और लार्ज कोरेसिव फोर्स हो, तो वो सुटेबल होता है कि वो परमानेंट मैग्नेट बन सकता है। यानी स्टील हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, इतनी ईजिली डीमैग्नेटाइज नहीं हो सकता, तो इट कैन बी अ परमानेंट मैग्नेट, वो एक परमानेंट मैग्नेट के तौर पे काम आ सकता है। So the cores of the electromagnets used for the alternating currents where the specimen repeatedly undergoes magnetization and demagnetization should have narrow hysteresis curves of small area to minimize the waste of energy। लेकिन वहाँ पर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करते हैं, स्टील तो आपका एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा ना, क्योंकि वो इतनी इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं हो सकता, उसकी कोरेसिविटी रिटेंटिविटी ज़्यादा है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो होते हैं, हमें वो चाहिए होते हैं जो फ़ौरन से मैग्नेटाइज हो जाए, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दें वो मैग्नेटाइज हो जाए, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई खत्म करें वो डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए जो सुटेबल हमारी चॉइस है वो आयरन है, क्योंकि आयरन में वो ईजिली मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है, उनके नैरो हिस्टेरिसिस कर्व्स होते हैं स्मॉल एरिया के, और मिनिमम वेस्ट ऑफ एनर्जी यानी हिस्टेरिसिस लॉस भी कम होता है। तो फिर अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका आयरन है, विच इज़ अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, और जो आप परमानेंट मैग्नेट के तौर पे अगर देखना चाहते हैं तो वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि स्टील जो है वो उसके तौर पे आप उससे काम ले सकते हैं। इस साइड पे उन्होंने आपको दिखाया हुआ है कि अ बुलेट ट्रेन इज लिफ्टेड अबव द रेल्स ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट, दस फ्रिक्शन इज रिड्यूस टू मिनिमम एंड स्पीड कैन बी इन्हांस्ड अप टू 500 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी उन्होंने एप्लीकेशन आपको बताई है मैग्नेटिक फील्ड की, कि किस तरह से बुलेट ट्रेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट की वजह से उन्होंने लिफ्ट की हुई है हवा में, और उसकी स्पीड, आप उसकी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, और उससे उसकी स्पीड बढ़ सकती है। जितनी कम हिस्टेरिसिस लॉस होगा, जितनी कम फ्रिक्शन होगी, उसकी स्पीड आप बढ़ा के 500 किलोमीटर पर आवर भी करा सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन उन्होंने बताई है आपको, हिस्टेरिसिस लॉस कम से कम होना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ कर सकें, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ कर सकें। तो ये सारा टॉपिक था, इसके साथ आपका ये चैप्टर जो फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स था ये भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 18 के जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। आई होप जितनी बातें हमने आज इस टॉपिक में की हैं आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होंगी। फिर भी कहीं कोई परेशानी हो, कोई बात सही से समझ में ना आई हो, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।
That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.